पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द प्लासेंटा एक्रेटा। इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है, बेसिकली ये है प्लासेंटा की एबनॉर्मलिटी के बारे में बात करता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस में कितनी लेयर होती हैं। तो यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है एंडोमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम और तीसरी होती है पेरीमेट्रियम। तो नॉर्मली जो आपका प्लासेंटा होता है वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। प्लासेंटा कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम में क्या होता है? इम्प्लांट। यदि अपन स्ट्रक्चर देखें, ये 3 है, तो आपका जो प्लासेंटा होगा वो प्लासेंटा नॉर्मली केवल और केवल किस में होगा? आपका एंडोमेट्रियम में होगा। किस में होगा? एंडोमेट्रियम में होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है? बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि प्लासेंटा एक्रेटा है वो नॉर्मल इम्प्लांटेशन तो नहीं है। प्लासेंटा का जो है वो इम्प्लांटेशन यहाँ क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। उससे पहले अपन डिस्कशन करते हैं कि जो यूट्रस होती है, यूट्रस के कौन से पार्ट में जो आपका प्लासेंटा होता है वो सिचुएटेड होता है या इम्प्लांटेशन होता है। तो याद रखिएगा, जो यूट्रस का जो अपर पार्ट होता है, और अपर पार्ट में भी कौन सी वॉल होती है? पोस्टीरियर जो वॉल होती है, इसमें प्लासेंटा क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन यदि किसी कारण से ये प्लासेंटा ऊपर ना जाके यदि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में यदि ये इम्प्लांट होता है तो उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा प्रीविया। तो देखिएगा, यूट्रस के अंदर जो प्लासेंटा इन्वेज होता है या इम्प्लांटेशन होता है, उसके आधार पे ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्लासेंटा एक्रेटा। इसमें क्या होता है कि प्लासेंटा होता है वो एंडोमेट्रियम व मायोमेट्रियम के जंक्शन तक चला जाता है। कहाँ चला जाता है? एंडोमेट्रियम व मायोमेट्रियम के क्या होता है? जंक्शन तक चला जाता है। दूसरी इसके अंदर एबनॉर्मलिटी होती है प्लासेंटा इनक्रेटा। इसके अंदर जो प्लासेंटा होता है वो एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके मायोमेट्रियम तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? मायोमेट्रियम तक चला जाता है। तो इस प्रकार की एबनॉर्मलिटी को अपन क्या बोलते हैं? इनक्रेटा बोलते हैं। और तीसरा होता है परक्रेटा। कहने का मतलब प्लासेंटा है वो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम तीनों को क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है और आपकी सीरोसा तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के एबनॉर्मलिटी को अपन क्या बोलते हैं? परक्रेटा। तो ऑप्शन में चलते हैं। देखिएगा ऑप्शन में क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज ए कंडीशन इन प्लासेंटा एनरिच्ड टू द एंडोमेट्रियम। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि प्लासेंटा एनरिच्ड टू द मायोमेट्रियम। बिल्कुल सही बात कर रहा है। कहने का मतलब है ये एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके कहाँ चला गया है? मायोमेट्रियम तक चला गया है। तो इस प्रकार की कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? प्लासेंटा एक्रेटा बोलेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? प्लासेंटा अटैच टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। नहीं, नॉर्मली जो होता है वो कहाँ होता है? आपका अपर सेगमेंट में होता है। और अपर सेगमेंट में भी कहाँ होता है? पोस्टीरियर में। यदि लोअर सेगमेंट में होगा तो बीमारी होगी प्लासेंटा या कंडीशन होगी प्लासेंटा प्रीविया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन एरिया in the middle stretching from Gifford sternum to symphysis pubis during pregnancy। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि बेसिकली ये क्या है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर
सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो होने वाले चेंजेज हैं, उन चेंजेज के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो स्किन चेंजेज होते हैं वो बेसिकली 13 वीक से लेके 28 वीक तक काउंट किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं क्लोज्मा ग्रेविडम। इसका मतलब यह है कि आपकी फेस के ऊपर, किसके ऊपर, फेस के ऊपर किस कलर के पेचेज बन जाते हैं, ब्राउनिश कलर के, किसके, ब्राउनिश कलर के क्या बन जाते हैं, पेच बन जाते हैं या स्कार बन जाते हैं। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्लोज्मा ग्रेविडम बोलते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड नंबर की स्टैटिक ग्रेविडम। कहने का मतलब क्या होता है कि आपके एब्डोमन पे और थाई पे, किस पे, एब्डोमन पे प्लस थाई पे क्या बनते हैं, स्क्रैच मार्क बनते हैं। क्या बनते हैं, स्क्रैच मार्क बनते हैं। और इन स्क्रैच मार्क बनने को अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक ग्रेविडम। बेसिकली जो आपका स्टैटिक ग्रेविडम होता है वो पर्पल रेड कलर के होते हैं, पर्पल रेड कलर के होते हैं। और यदि यही स्टेज मार्क मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होके ये वाइट कलर में यदि कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटी एल्बिकेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटी एल्बिकेंस बोलते हैं। तो बचा क्या है, लीनिया निग्रा। कहने का मतलब क्या है, यदि ये आपका जीफोइड स्टर्नम है और ये आपका प्यूबिस है, इसके बीच में क्या होता है, एक हेयर की स्टफ बन जाती है, एक लाइनिंग बन जाती है। इस लाइनिंग को अपन क्या बोलते हैं, लीनिया निग्रा बोलते हैं। बेसिकली किसकी होती है, ये हेयर की होती है। ये बेसिकली जो हेयर होता है उसका एक कारण होता है, वो कारण होता है एस्ट्रोजन के प्रभाव। किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में क्या होता है, डेवलप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, लीनिया निग्रा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट इन ऑन द असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट मदर receiving magnesium sulfate for management of pre-eclampsia determine that the client experience toxicity। कहने का मतलब क्या है कि एक नर्स है, वो क्या कर रही है, मदर का असेसमेंट कर रही है। कौन सी मदर का, जिसको बीमारी क्या है, प्री एक्लैम्सिया। अब ये पूछना चाहता है कि प्री एक्लैम्सिया की जो टॉक्सिसिटी है उसकी क्या साइन एंड सिम्टम से होते। तो याद रखिएगा, प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया दोनों ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट किया जाते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट किए जाते हैं। तो प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया का जो अपन मैनेजमेंट करते हैं, इसके अंदर दो ड्रग्स देते हैं। एक देते हैं MgSO4, दूसरी देते हैं लाबेटालोल। तो एक मरीज है जिसका आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, और उस मरीज को आपने क्या एडमिनिस्टर कर रखी है, MgSO4 क्या कर रखी है, एडमिनिस्टर कर रखी है। अब बात आती है कि जो MgSO4 की डोज है वो आपने क्या कर दी, ज्यादा एडमिनिस्टर कर दी, और उसकी मरीज को क्या हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है। तो टॉक्सिसिटी होने पे क्या होगा, क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, जो MgSO4 की जब टॉक्सिसिटी होती है तो सबसे पहला जो साइन ऑब्जर्व किया जाता है वो होता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ये रेस्पिरेटरी पैरालिसिस क्यों करता है, क्योंकि जो MgSO4 होता है वो नर्व के ट्रांसमिशन को क्या करता है, स्लो करता है। क्या करता है, प्लस आपके CNS को क्या करता है, डिप्रेशन करता है। जब आपका ब्रेन डिप्रेस हो जाएगा और आपकी CNS स्लो हो जाएगी तो आपकी रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। दूसरा इसके अंदर क्या करता है,
बेसिकली इसके अंदर जो रेस्पिरेशन रेट हो जाती है वो 10 से 12 बीट पर मिनट के हिसाब से हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमन साइन होता है आपकी एंजियोस्पोटॉक्सिसिटी के अंदर। उसके साथ साथ ये क्या करता है, आपका यूरिन आउटपुट को भी क्या करता है, कम करता है। यूरिन आउटपुट को भी क्या करता है, कम करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, एरिफ्लेक्सिया, मतलब बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, लॉस होने लग जाते हैं। और लास्ट करता है डीप टेंडोन रिफ्लेक्स लॉस। तो पहला क्या करेगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करेगा, उसके बाद में आपका क्या करेगा, यूरिन आउटपुट कम करेगा, उसके बाद में बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और लास्ट में क्या करेगा, डीप टेंडोन क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्स से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो चलते हैं ऑप्शन पे चलते हैं। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है रेस्पिरेटरी जो रेट है वो कितनी हो गई है, 10 बीट पर मिनट से कम हो गए, तो आंसर क्या जाएगा, पहला आंसर जाएगा। दूसरा आंसर क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ डीप टेंडोन रिफ्लेक्स, नहीं, इसके अंदर तो क्या होते हैं, लॉस होते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है, कट है। प्रोटीन यूरिया है, ये आपका क्या है, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया का क्या है, साइन है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सीरम मैग्नीशियम लेवल है वो कितना है, 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कई बच्चों के दिमाग में ये आएगी कि सर नॉर्मल जो मैग्नीशियम जो लेवल होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.5 से लेके 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो कुछ लोगों के बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर इसकी वैल्यू भी तो नॉर्मल वैल्यू से क्या हो रही है, ज़्यादा है, तो ऑप्शन ये भी जा सकता है। लेकिन देखिएगा आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो। असेसमेंट क्या करते हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हो या सब्जेक्टिव करते हो। आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से क्या नहीं करते हो, को रिलेट करते हो। यदि इस ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर यदि डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो आंसर क्या जाता है, डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, X is facing problems and attempt to find a single correct answer to the problem, identify the type of thinking। कहने का मतलब है कि एक पर्सन है वो क्या करता है, एक थिंकिंग के द्वारा क्या करता है, एक सिंगल आंसर को क्या करता है, डेवलप करता है। तो इस प्रकार की थिंकिंग को अपन क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थिंकिंग होता है वो एक कोग्निटिव फंक्शन होता है, जिसके अंदर क्या करता है, आदमी अपनी मेमोरी, थॉट, आइडियाज को क्या करता है, यूज करते हुए क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम्स का या किसी भी आइडियाज के बारे में क्या करता है, एक थॉट डेवलप करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब थिंकिंग का वह प्रकार जिसमें क्या करता है, पर्सन अपनी एग्जिस्ट नॉलेज को या प्रीवियस नॉलेज को क्या करता है, यूज करके यदि एक आइडिया डेवलप करता है, न्यू आइडिया डेवलप करता है, तो इस प्रकार की थिंकिंग को अपन क्या बोलते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या करता है, आदमी अपनी मेमोरीज को क्या करता है, यूज करके बहुत सारे ओपिनियन या आइडिया क्या करता है, डेवलप करता है। मैनी आइडिया क्या करता है, मैनी आइडिया यदि डेवलप करता है तो उसको अपन क्या करते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं। उसके बाद में यदि कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, एक आइडिया डेवलप करे, क्या करते, एक आइडिया डेवलप करे या एक लॉजिकल थिंकिंग यदि डेवलप करे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। उसके बाद में लास्ट जो बचता है वो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, अपने ओपिनियन यूज करके क्या करता है, वो एक क्या करता है, एक ओपिनियन या जजमेंट का क्या करता है, या सीधा सीधा बोल सकते हैं वन आंसर या वन आइडियाज का क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन जाएगा, क्या जाएगा, सी क्रिटिकल थिंकिंग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं एपिस्पियाडियसिस का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा
नॉर्मली जो पेनिस होता है, पेनिस के अंदर जो आपकी यूरिथ्रा होती है वो क्या होती है, मिड में होती है, और जो आपका ग्लांस पेनिस होता है उसमें टॉप पे आकर या फिर मिड लाइन में आकर क्या होती है, ओपन होती है। बेसिकली जो एपिस्पियडियासिस होता है ये कॉन्जेनाइटल क्या होती है, या बर्थ डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपकी जो यूरिथ्रा है वो नॉर्मल ओपन नहीं होके एब नॉर्मली क्या होती है, ओपन होती है। यदि वो अपवर्ड अप साइड में यदि ओपन होती है तो डाउन साइड में ओपन होती है। ये दो तरीके की होती है। यदि आपकी, या सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये डोर्सल सरफेस पे हो, किस पे हो, डोर्सल सरफेस पे हो, या फिर इसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। कहने का मतलब है कि आपकी जो यूरिथ्रा है वो आपकी ग्लांस पेनिस में नहीं ओपन होके, सॉरी, ग्लांस पेनिस में ओपन नहीं होके पेनाइल में अपवर्ड की ओर ओपन होती है तो उस प्रकार की, या फिर डोर्सल सरफेस में ओपन होती है तो इस प्रकार की बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, एपिस्पीडियासिस बोलते हैं। यदि डाउनवर्ड या वर्टिकल होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोस्पेडियासिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अपन चलते हैं। बेसिकली एबनॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग टिप ऑफ द पेनिस, कहने का मतलब क्या है, नॉर्मली क्या होती है, टिप पे होती है, फिर क्या किस पे होती है, आपकी मिडल में होती है, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एबनॉर्मल यूरिथ्रा ओपनिंग इन द स्क्रोटम। यदि ये आपकी यूरिथ्रा है, यहाँ टेस्टिस है, और यदि ये स्क्रोटम में होती है तो ये एपिस्पीडियासिस तो नहीं होगी, लेकिन ये कैसी होगी, आपकी हाइपोस्पीडियासिस। हाइपोस्पीडियासिस के बारे में अपन एक फर्दर वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा स्क्रोटल सैक का मतलब क्या है, ये पेनाइल के अंदर क्या होती है, डाउनवर्ड क्या होती है, ओपन होती है। तो उस डाउनवर्ड यदि ओपन होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोस्पीडियासिस। तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में क्या है, एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द वेंट्रल ओपनिंग ऑफ पेनिस, बिल्कुल सही बात है, ये आपका क्या है, हाइपोस्पेडियासिस। तो ओनली बचता क्या है, ऑप्शन एबनॉर्मल यूरिथ्रा ओपनिंग ऑन डोर्सल ओपनिंग ऑफ पेनिस। कहने का मतलब है कि अपवर्ड साइड में यदि आपकी यूरिथ्रा है वो पेनिस में ओपन होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एपिस्पीडियासिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच असेसमेंट शुड बी डन आफ्टर द एमनियोटोमी हैज बीन परफॉर्म्ड टू ए प्रेग्नेंट मदर। कहने का मतलब है कि एक प्रेग्नेंट मदर है, उसकी आप क्या कर रहे हो, एमनियोटोमी। एमनियोटोमी का मतलब होता है एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप क्या करते हो, आर्टिफिशियली क्या करते हो, ओपन करते हो या कट करते हो, या फिर इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है कि जब लेबर किसी कारण से प्रोग्रेस नहीं हो रहा हो, और प्रोग्रेस नहीं हो रहा हो तो उस टाइम अपन क्या करते हैं, एमनियोटोमी करते हैं। एमनियोटोमी क्या होता है, बेसिकली अपन क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या करते हैं, एमनियोन व कोरियोन को क्या कर देते हैं, ओपन करते हैं या फिर कट लगाते हैं। तो बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट यहाँ यूज लिया जाता है, एक तो लिया जाता है एमनियोन हुक यूज लिया जाता है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है पोचर फोर्सेप। इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या किया जाता है, एमनियोटोमी की जाती है। अब बात आती है कि आप जब एमनियोटोमी करोगे तो मदर का कौन सा पैरामीटर्स है या फीटस का कौन सा पैरामीटर्स है उसको आइडेंटिफाई करो। देखिएगा इसमें अपने को सबसे ज्यादा जो पैरामीटर्स आपको आइडेंटिफाई करना है वो क्या करना है, FSH। तो यदि अपन एमनियोटोमी करते हैं तो डायरेक्ट अपने को आइडेंटिफाई करना है फीटल हार्ट साउंड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, सडन क्या होगा, आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर की ओर आएगा। जब बाहर की ओर आएगा तो उसके साथ साथ आपकी अम्लाइकल कोड भी क्या आ सकती है, बाहर आ सकती है। जब अम्लाइकल कोड बाहर आएगी तो हेड उस पर क्या करेगा, कंप्रेशन करेगा, और कंप्रेशन करने से फीटस को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, जब फीटस को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो फीटल हार्ट साउंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन ही क्या है, फीटल हार्ट साउंड पैटर्न को अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ प्लासेंटा एबनॉर्मलिटी देयर इज वन और मोर लोब प्लासेंटा पैलेस एट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन प्लासेंटा। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है प्लासेंटा एबनॉर्मलिटी से। किससे पूछा गया है, प्लासेंटा एबनॉर्मल। अब बात करते हैं कि जो नॉर्मल प्लासेंटा क्या होता है, तो नॉर्मल जो प्लासेंटा होता है वो डिस्क शेप होता है या फिर कैसा होता है, सर्कुलर शेप होता है। और इसी प्लासेंटा के अंदर मिड में आके आपकी अम्लाइकल कोड क्या होती है, इनवेज होती है। ऑप्शंस पे चलते हैं, पहला ऑप्शन है प्लासेंटा मार्जिनेटा। कहने का मतलब है नॉर्मली आपकी प्लासेंटा कहाँ होती है, मिड में होती है, लेकिन यदि ये प्लासेंटा में आपकी अम्लाइकल कोड वो कहाँ हो जाए, मार्जिन पे हो जाए, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, प्लासेंटा मार्जिनेटा बोलते हैं। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है सर्कमवेलेट प्लासेंटा। कहने का मतलब नॉर्मली आपकी जो एमनियोन प्लस जो कोरियोन होती हैं वो प्लासेंटा को आउटर सरफेस से पूरी तरीके से क्या करती है, कवर करके रखती है। लेकिन यदि यही आपकी एमनियोन और कोरियोन केवल आपकी कहां से करें, सरफेस से करें, और अम्लाइकल कोड कहां हो, बीच में अटैच, ये एरिया पे आपकी क्या नहीं होंगी, अम्लाइकल और एमनियोन और कोरियोन नहीं होंगी। इस प्रकार के एबनॉर्मलिटी को अपन क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेंट प्लासेंटा बोलते हैं। उसके बाद में डी ऑप्शन है प्लासेंटा मेम्ब्रेनियस या मेम्ब्रियनसा। कहने का मतलब नॉर्मली आपका क्या होता है, प्लासेंटा कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है। लेकिन यदि आपका डिस्क शेप नहीं हो और इरेगुलर शेप का होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्लासेंटा मेम्ब्रेनियस बोलते हैं। तो बचा क्या है, प्लासेंटा सक्शन चूड़िया, क्या बोलते हैं। इस प्लासेंटा में क्या होता है, ये आपका क्या होता है, मेन प्लासेंटा होता है, और इस मेन प्लासेंटा के साइड में क्या होता है, एक छोटा लोब होता है, लेकिन दोनों की ब्लड सप्लाई क्या होती है, सेम होती है। तो इस प्रकार के प्लासेंटा की एबनॉर्मलिटी को अपन क्या बोलते हैं, प्लासेंटल सक्शन चूड़िया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनिया। कहने का मतलब बीमारी क्या है, जॉन्डिस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, जॉन्डिस के बारे में बात कर रहा है। तो जॉन्डिस की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है कर्निकटेरस। क्या होता है, कर्निकटेरस। कर्निकटेरस का मतलब क्या होता है कि जो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, 20 mg/dl से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन को अपन क्या बोलते हैं, कर्निकटेरस बोलते हैं। यदि किसी मरीज को या किसी बच्चे को यदि कर्निकटेरस हो जाता है या 20 mg/dl से ज्यादा हो जाता है तो इसका एक टेस्ट कराते हैं, बीरा टेस्ट। क्या कराते हैं, बीरा टेस्ट कराते हैं। बीरा टेस्ट में बेसिकली हियरिंग टेस्ट करते हैं, और हियरिंग टेस्ट के अनुसार ही ब्रेन का क्या देखते हैं, रेस्पॉन्स से देखते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन में देखिएगा कर्निकटेरस, तो ये आपका क्या है, मोस्ट कॉमन हो गया है। एक्टेरस का मतलब होता है बेसिकली जॉन्डिस। क्या होता है, जॉन्डिस, या फिर इसको आल्सो नोज क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस भी हो सकता है। डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। तो यहाँ बेसिकली किससे रिलेटेड पूछ रहा है, जॉन्डिस और किससे रिलेटेड पूछता है, हाइपर बिलिरुबिनिया के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्लाइट डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन एयर ओवर नियोनेटल बॉडी इज टर्म एज। कहने का मतलब क्या है कि एक न्यूबॉर्न है जिसके ऊपर क्या है, फाइन हेयर की क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेनुंगो हेयर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी। अब अपन बात करते हैं कि ई वर्निक्स केशुसा क्या है। वर्निक्स केशुसा क्या है, बेसिकली एक स्किन के ऊपर लेयर होती है जो बच्चे को क्या करती है, हाइपोथर्मिया से क्या करती है,
हाइपोथर्मिया से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, या सीधा सीधा बोल सकते हैं प्रोटेक्शन का क्या करती है, काम करती है। उसके बाद में क्या होता है, इरिथमा का मतलब क्या है, इरिथमा का मतलब ये होता है कि जो आपकी स्किन होती है इस पे स्किन क्या होती है, स्पाइडर या ब्लड के क्या हो जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिथमा बोलते हैं। मीलिया का मतलब क्या है कि यदि बच्चे के फेस पे क्या बन जाएं, वाइट या फिर किसके, येलो कलर के क्या बन जाएं, पॉइंट्स बन जाते हैं, उसे अपन क्या बनते हैं, मिलिया बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड विथ द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम बर्थ कैनाल। देखिएगा जो आप लेबर होता है, लेबर होती है उसकी 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है आपकी सर्वाइकल स्टेज, दूसरी होती है आपकी फीटल स्टेज, तीसरी होती है प्लासेंटल स्टेज और चौथी होती है रिकवरी फेज। देखिएगा जो सर्वाइकल स्टेज या जो फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ट्रू लेबर पेन से लेकर फुल सर्विक्स डायलेशन तक। फुल सर्विक्स डायलेशन का मतलब होता है सर्विक्स 6 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है या फिर 6 फिंगर यदि डायलेट हो जाती है तो उसे अपन क्या मानते हैं, फुल डायलेशन मानते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेज का मतलब होता है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेके फीटस एक्सपल्सन तक। इस स्टेज में फीटस है वो बाहर की ओर आता है तो इसको बोलते हैं एक्सपल्सिव स्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सपल्सिव स्टेज भी कहा जाता है। तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है फीटस एक्सपल्सन से लेके प्लासेंटा एक्सपल्सन तक, ठीक है। और चौथी स्टेज होती है आपकी प्लासेंटा से लेके आपकी हाफ एन हावर या 1 हावर तक की नहीं जाती। तो ऑप्शन में देखते हैं कि बच्चा है वो कहाँ से निकल रहा है, सर्विक्स से निकल के फुल डायलेशन से निकल के क्या हो रहा है, वो बाहर की ओर आ रहा है। तो फोर्थ स्टेज तो रिकवरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज तो सर्वाइकल है, थर्ड में प्लासेंटा निकल रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड स्टेज जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि जो यूट्रस का कौन सा पार्ट होता है जहां क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका ओवम और आपका जो स्पर्म है जहां आपस में फ्यूजन होता है, जहां आपस में मिलते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यूट्रस के एम्पुला जो पार्ट होता है, उस एम्पुला पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन का एरिया बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बी जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो इस्थमस इन्फेंडिबुलम और इंट्राम्यूरल पार्ट है, तो ये आपके यूट्रस का फर्स्ट पार्ट होता है, ये आपका सेकंड पार्ट होता है, ये कौन सा होता है, थर्ड पार्ट होता है, और ये कौन सा होता है, फोर्थ पार्ट। एम्पुला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोस्ट कॉमन जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो कहाँ होती है, एम्पुला में होती है। उसके बाद में जो आपका सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो भी कौन सा होता है, एम्पुला होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो आंसर है आपका कौन सा होता है, इन्फेंडिबुलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इन नोट वुड बी अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस इन मदर इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। देखिएगा पोस्टपार्टम का मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद या लेबर के बाद का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, आपका पोस्टपार्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, पोस्टपार्टम कहलाता है। तो देखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है, सीएस में कितना होता है, सीएस प्लस सिस्टेक्टोमी में नॉर्मल होता है 500 ml, उसके बाद में 1000 ml और उसके बाद में होता है 1500 ml। तो ये ब्लड लॉस के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना ब्लड क्या होता है, लॉस होता है। अब बात करते हैं कि यदि आपकी बॉडी से एक्सेसिव मात्रा में ब्लड लॉस होता है, कंडीशन डेवलप होती है हाइपोवोल्यूमिया। जब बॉडी के अंदर हाइपोवोल्यूमिया डेवलप होगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या जाएगा, डाउन जाएगा। ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा तो हार्ट उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा और अपनी स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
तो देखिएगा, जब पोस्टमार्टम के अंदर ब्लड लॉस हो रहा है तो पहला आपको अर्ली साइन क्या देखना है, हार्ट से रिलेटेड देखना है। देखिएगा ऑप्शन में चलते हैं, एंड इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट फ्रॉम द 18 to 22 बीट पर मिनट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे पहले क्या पूछ रहा है आपको, अर्ली साइन पूछ रहा है, इमीडिएट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इमीडिएट। तो ये सबसे पहले आपकी जो रेट बढ़ेगी वो किसकी बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट के अंदर ऑप्शन गया है सेकंड, बी गया है। उसके बाद में डाउन जाएगा आपका बीपी, ये सेकंड साइन होगा। फिर उसके बाद में आपका क्या बढ़ेगी, रेस्पिरेशन रेट। टेम्परेचर तो फर्दरली यदि कोई इन्फेक्शन हो गया तब आपका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका आंसर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु डेवलप द थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि पर्सन के अंदर जो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में थ्योरी दी गई थी। उसका आंसर है सिगमंड फ्रूड। क्या है, सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड ने बताया था कि जो पर्सन के अंदर जो पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है वो 5 स्टेज में होती है। पहली होती है ओरल फेज, दूसरी होती है एनल फेज, तीसरी होती है आपकी फैलिक फेज, चौथी होती है आपकी लेटेंसी फेज, और 5वीं होती है जेनाइटल फेज। कहने का मतलब बोलता है, सिगमंड फ्रूड बताते हैं कि पर्सन के अंदर जो सेक्सुअल या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो 5 स्टेज में होती है। अब बाकी 3 की बात करते हैं। तो पहली बी की बात करते हैं। तो कोलबर्ग ने क्या बताया था, कोलबर्ग ने ये बताया था कि जो फीटस के नियोनेट्स के अंदर या बच्चों के अंदर जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो किसमें, तो ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में बात करता है। जो इरेक्शन है, जो इरेक्शन ने बताया था कि जो साइकोसोशियल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे में वो किस प्रकार से होता है। और जो जेन पीजेट ने बताया था वो बताया था कोग्निटिव डेवलपमेंट। कैसा बताया था, कोग्निटिव डेवलपमेंट किसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। द सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन मदर हेल्थ इज कॉल्ड एज। कहने का मतलब है कि यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को वोमिटिंग होती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इमेसिस ग्रेविडम। क्या बोलेंगे, इमेसिस ग्रेविडम। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग। सीवियर का मतलब क्या होगा, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम बोलेंगे। उसके बाद में सी ऑप्शन है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस बेसिकली बीटा एसजीजी के कारण होती है और इसके अंदर सिकनेस देखने को मिलती है कब, मॉर्निंग के अंदर, मदर के अंदर देखने को मिलती है। डी है आपका कोरियो ग्रेविडम। कोरियो का मतलब होता है बेसिकली डांसिंग टाइप क्या होना, मूवमेंट होना। जैसे अपन डांस करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, कोरिया बोलते। क्या बोलते हैं, कोरिया बोलते हैं। यदि प्रेग्नेंट मदर है, मदर के किसी भी बॉडी पार्ट में एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कोरिया ग्रेविडम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम प्लासेंटा टू बेबी आफ्टर डिलीवर व्हेन द कोड क्लैंपिंग ऑफ पोर्ट पल्सेशन। कहने का मतलब है कि जब बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है प्लासेंटा से अपन कट करके डिलीवरी करवाते हैं तो कितना ब्लड है वो कट करने के बाद में बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो आंसर है 80 से लेके 100 ml ब्लड है वो क्या करती है, आपकी अम्लाइकल कोड पल्सेशन करके उसको क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि इन विच कंडीशन द क्रेमर रूल यूज एज क्लिनिकल असेसमेंट मेथड इन नियोनेट्स। क्या है, नियोनेट्स। बेसिकली क्या है, ये जो क्रेमर रूल दिया गया है ये बेसिकली किस में दिया गया है, जॉन्डिस्क में दिया गया है। क्या दिया गया है, जॉन्डिस्क। क्रेमर के नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर जो जॉन्डिस्क होता है वो किस प्रकार से क्या होता है, डेवलप होता है। इन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर जो आपका जॉन्डिस्क डेवलप होता है वो हेड टू फुट होता है। क्या होता है, हेड टू फुट, जिसको बोलते हैं सिफेलोकोडल। दूसरा यहां से ध्यान रखना, बच्चे के अंदर जो ग्रोथ होगी वो भी कैसी होगी, सिफेलोकोडल होगी। तो बच्चे के अंदर ग्रोथ और आपका जॉन्डिस्क दोनों एक ही वे से डेवलप होता है। कहने का मतलब बच्चे का पहले हेड का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में किसका होगा,
फुट का डेवलप। इसी प्रकार से सबसे पहले जो आपका जॉन्डिस का साइन है वो बच्चे के किस पे आएगा, फेस पे आएगा, और सबसे लास्ट में किस पे आएगा, फुट के अंदर आएगा। तो बीमारी है कौन सी, नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनिया। बाकी तीन की बात करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, बच्चे के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाना, कम हो जाना। हाइपोथर्मिया का मतलब टेम्परेचर क्या हो जाना, कम हो जाना। कलवंजन का मतलब है बच्चे को क्या आ जाना, नियोनेट को क्या आ जाना, सीजर आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं 18 नंबर की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्री टर्म बेबी पोज। कहने का मतलब है एक प्री टर्म बेबी है और उसको ज्यादा ऑक्सीजन देने से कौन सी बीमारी डेवलप होती है, तो याद रखिएगा उसमें होती है रिट्रोडेंटल फाइब्रोप्लेजिया। देखिएगा यदि अपन प्री टर्म को 90% से ऊपर यदि सैचुरेटेड ऑक्सीजन दे देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, ब्लाइंडनेस। ये ब्लाइंडनेस क्यों होता है, जैसे ही अपन ऑक्सीजन सप्लाई अपन ज्यादा करते हैं तो रेटिना होता है, वो रेटिना के आसपास क्या हो जाती है, एब नॉर्मल ब्लड वेसल्स की क्या होती है, ग्रोविंग होती है। क्या होती है, ग्रोविंग होती है। और ये ग्रोविंग क्या करती है, आपके रेटिना को क्या करती है, डी अटैच करती है। अब रेटिना जब डी अटैच हो जाएगा तो बच्चे के अंदर बीमारी कौन सी हो जाएगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है। बेसिकली ये एक आरडीएस डिजीज होती है, ये भी प्री टर्म बेबी में पाई जाती है, लेकिन ये किसकी वजह से होती है, सरफेक्टेंट नाम का एक केमिकल होता है जो पाया जाता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर पाया जाता है। यदि सरफेक्टेंट रिलीज नहीं होगा तो ये लंग्स को क्या मैच्योर नहीं करे। इट मीन सीधा बोल सकते हैं कि जो आपका सरफेक्टेंट होता है वो क्या होता है, लंग्स को मैच्योर करने का काम करता है। अब कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरफेक्टेंट आपका रिलीज कब होता है, मैक्सिमम कब होता है और एक्टिव कब होता है। तो 20 वीक पर आपका क्या हो जाता है, सरफेक्टेंट रिलीज क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। 28 वीक पर आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और 34 वीक पे क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। तीसरा ऑप्शन चलते हैं, नियोनेटल सेप्सिस। नियोनेटल सेप्सिस का मतलब क्या होता है, बर्थ के बाद से लेके 90 डेज के अंदर यदि बच्चे को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नियोनेटल सेप्सिस से होते हैं। इसके बहुत प्रकार, दो प्रकार होते हैं, अर्ली और लेट। तो बेसिकली ये बहुत सारे कारणों से भी हो सकता है। पेरिनियल एरिया में यदि कोई इन्फेक्शन हो, बच्चे को आप प्रॉपर रूप से हैंडलिंग नहीं करी हो, बच्चे को आपने जहां रखा उसका मास्क स्टेराइल नहीं था, तो उस कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है, बच्चे में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नियोनेटल सेप्सिस। उसके बाद में आता है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड के अंदर क्या होना, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा। ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है जो डायबिटिक मदर से बच्चा पैदा होता है या नियोनेट्स पैदा होता है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 19, द कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इन विच रेडियोग्राफिक फाइंडिंग डेफिशिएट बूट शेप हार्ट। हीट नहीं है, ये क्या है, हार्ट है। तो कहने का मतलब ऐसी कौन सी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है जिसके अंदर आपको बच्चे को क्या मिलेगा, बूट शेप आपको हार्ट देखने को मिलेगा। आंसर है टेरेटोलॉजी फ्लैट। तो टेरेटोलॉजी फ्लैट बेसिकली एक क्या है, साइनोटिक डिजीज है। और इस साइनोटिक डिजीज में 4 डिजीज इंक्लूड करी जाती है। पहली करी इंक्लूड जाती है वीएसडी, दूसरी इंक्लूड करी जाती है ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, तीसरी इंक्लूड करी जाती है इसके अंदर पल्मोनरी स्टीनोसिस, और चौथी इंक्लूड करी जाती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो इन सभी बीमारियों के अंदर क्या होता है आपका, यदि कॉम्बिनेशन होता है तो एक बीमारी बनती है। बीमारी को जिसमें क्या बोलते हैं, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट। इस कंडीशन में बच्चे का जो हार्ट होता है वो कैसे शेप में हो जाता है, बूट शेप में हो जाता है। अब बात करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, बेसिकली डक्टस का मतलब क्या होता है, किसी भी दो ब्लड वेसल्स के मध्य यदि एबनॉर्मल कनेक्शन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, डक्टस बोलते हैं। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर क्या होता है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी व एरोटा के मध्य क्या हो जाता है, एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पीडीए बोलते हैं।
उसके बाद में आता है एट्रियल सप्टल डिफेक्ट। कहने का मतलब हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर एट्रियम होता है, नीचे क्या होता है वेंट्रिकल। ये राइट साइड है, ये क्या है लेफ्ट साइड। राइट और लेफ्ट एट्रियम के मध्य यदि आपका कनेक्शन है तो इस बीमारी को अपन क्या बोलेंगे एट्रियल सप्टल डिफेक्ट। उसके बाद में आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से जहां से एरोटा अराइज होती है, वो यदि एरोटा किसी कारण से यदि नैरोविंग हो जाती है या श्रिंकन हो जाती है तो इस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं कोआप्टेशन ऑफ एरोटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बात करते हैं कि जो मेमोजेनेसिस है, सॉरी फेज ऑफ इजेक्शन ऑफ मिल्क है, उसको अपन क्या बोलते हैं। तो बात करते हैं अपन कि मेमोजेनेसिस क्या होता है। मेमोजेनेसिस का मतलब क्या है ब्रेस्ट का क्या होना डेवलपमेंट होना। लैक्टोजेनेसिस का मतलब क्या होता है ब्रेस्ट के अंदर क्या होना कोलेस्ट्रम का क्या होना प्रोडक्शन होना। उसके बाद में गैलेक्टोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है जो मिल्क बना हुआ है ब्रेस्ट के अंदर वो बाहर की ओर क्या होना इजेक्ट होना। गैलेक्टोपोइसिस का मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट फीड है वो कंटिन्यूअस क्या होना प्रोडक्शन होना, क्या होना प्रोडक्शन। या बोल सकते हैं कोलेस्ट्रम के बाद में जो मैच्योर मिल्क डेवलप होता है उस प्रकार के उनको क्या बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। तो इसका आंसर क्या जाएगा गैलेक्टोकाइनेजिया। आज के सेशन में इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।